साथियों, आप सभी का विजय प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर के अंतर्गत 29 नवंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुंबई की समुद्री तट रेखा पर नीले ज्वार के बारे में या ब्लू टाइड के बारे में। तो यह जो टॉपिक है यह आपके मुख्य परीक्षा के जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो टॉपिक दिया गया है संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण तथा पर्यावरण प्रभाव का आकलन, इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो मुंबई के जुहू बीच और सिंधु दुर्ग के देवगढ़ बीच सहित महाराष्ट्र के समुद्र तटीय या समुद्री तटरेखाओं पर नीले ज्वार ब्लू टाइड की घटना देखी गई है। इस नीले रंग के प्रतिदीप्त अर्थात इंग्लिश में कहें तो फ्लोरोसेंट ब्लू व्हेल या नीले रंग के प्रकाश वाले ज्वार को लोकप्रिय रूप से या सामान्य भाषा में जैव संदीप्ति या बायोल्यूमिनेशंस के नाम से जाना जाता है। बायोल्यूमिनेशंस मतलब जिसमें स्वतः जो है किसी कलर की लाइट निकलती है। यहाँ पे थोड़ा सा यदि आप फिगर देखें, ये इस प्रकार से दिखाई पड़ा था। तो इसी के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो अब प्रश्न उठता है कि इसका कारण क्या है। तो कारण से पहले यह भी देख लें कि क्या यह घटना जो है पहली बार ऐसा हुआ है। तो यदि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो देखेंगे कि वर्ष 2016 के बाद से विशेष रूप से नवंबर और दिसंबर के महीनों के दौरान भारत के पश्चिमी तट पर, ये जो महाराष्ट्र वाला तट है, इधर जैव संदीप्त या बायोल्यूमिनेशंस नाम जो ये घटना होती है वार्षिक आधार पर होती है, मतलब प्रत्येक वर्ष होती है 2016 के बाद से। तो प्रश्न उठता है कि इसका कारण क्या है। तो यह जो अद्भुत दृश्य जिसका फिगर हम लोगों ने देखा कि नीले प्रकाश वाला पानी दिखाई पड़ रहा था, यह आमतौर पर डाइनो फ्लैंगलेट्स के रूप में पहचाने जाने वाले एक पादप प्लवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जो कि क्या होते हैं, ये सूक्ष्म समुद्री पौधे होते हैं, इनके कारण होता है। और इन डाइनो फ्लैगलेट्स के प्रोटीन में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हल्के प्रकाश का, जैसे कि यहाँ पर नीले प्रकाश का उत्सर्जन हुआ या निकलता है, तथा समुद्र की लहरें जो होती हैं इन एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में हलचल पैदा करती हैं, जिससे ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, नीली रोशनी छोड़ते हैं। तथा इस घटना का जो सबसे प्रमुख कारण है वह क्या है, अतिपोषण या इट्रोफिकेशन। इट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तथा इट्रोफिकेशन की स्थिति में क्या होता है कि जो भी जल मतलब जहाँ पर जल है वहाँ पर पादप लोगों या फाइटोप्लैंक्टन की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब प्रश्न उठता है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो ये देखने में तो जो दृश्य अभी हम लोग चित्र में देखा काफ़ी खूबसूरत था, परंतु ये दृश्य खूबसूरत होने के साथ कई सारे खतरों का संकेत भी हो सकता है। इस समूह की कई प्रजातियां जो होती हैं वो विषाक्त होती हैं। ये जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये कई सारे इसमें ऐसे होते हैं जो कि विषाक्त होते हैं। यदि डाइनो फ्लैगलेट्स में तेजी से प्रजनन होता है तो ये तथाकथित लाल ज्वार होता है, रेड टाइड्स, मतलब यहाँ पे अभी ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा था, तो इसी प्रकार से रेड कलर का दिखाई पड़ने इसका कारण भी ये बन सकते हैं। इसके अलावा इन डाइनो फ्लैंगलेट्स का भक्षण करने वाले या खाने वाले जो जीव होते हैं जैसे मोलास्क, मछली आदि, ये भी क्या हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं। और इस तरह से इन समुद्री जीवों मतलब मछलियों आदि को आहार के रूप में लेना जो है वो काफ़ी हानिकारक होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनका संचयन होता जाता है, और जब हम इसका भक्षण करते हैं या भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे शरीर में वो प्रवेश कर जाता है, वो विषाक्त पदार्थ, और जो कि हमारे शरीर में कई अवांछित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ के द्वारा फूड पॉइजनिंग तथा आंत संबंधी इंस्टेंटाइन संबंधी जो समस्याएं हो सकती हैं, जबकि कुछ के न्यूरोटॉक्सिन होने के कारण याददाश्त पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चित्र देखा। इसके अलावा ऐसा नहीं कि सारी प्रजातियां जो है विषाक्त होती हैं। कुछ प्रजातियां जैसे कि सी स्पार्कल ये विषाक्त नहीं होती हैं, लेकिन इनके भी कुछ अप्रिय या निगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। आगे बात करते हैं सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र IMAC के बारे में। इंग्लिश में कहें तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि भारतीय नौसेना का सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर IMAC
इसको शीघ्र ही यह जो है राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता या इंग्लिश में कहें तो नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस या शॉर्ट में NMDA यह केंद्र के रूप में बन जाएगा, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी होगी। इससे संबंधित जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भागीदारी इसमें होगी। तो याद रखिएगा यह किसका अंग है, तो भारतीय नौसेना का अंग है। अब हम लोग थोड़ा सा ये जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है इसके बारे में थोड़ा देखें। तो यह जो है समुद्री डेटा संलयन के लिए मतलब समुद्री डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर यह कार्य करती है। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 2008 में जो 26/11 की घटना होती है, 26 नवंबर 2008 में जो मुंबई में आतंकवादी हमला होता है उसके बाद इसको स्थापित किया गया। और वर्ष 2012 में देखें मतलब इसके बाद स्थापित किया जाता है और वर्ष 2012 में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था और फिर फाइनली जाकर के 2014 से यह कार्य करना प्रारंभ करता है। और यह स्थित कहाँ है, तो यह जो है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इसके अलावा यह जो है आपका नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम NCCI का नोडल केंद्र है। इसके अलावा इसे नौसेना के परिचालन केंद्रों और नौसेना तथा देश के समुद्री तट पर फैले जो कोस्ट गार्ड हैं इनके निचले अधिकारियों में संपर्क स्थापित करने हेतु गठित किया गया था। आगे चलते हैं, अगला है वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी के बारे में, या इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो, या शॉर्ट में इसे री इन्वेस्ट भी कहते हैं, तो री इन्वेस्ट 2020। तो यह जो टॉपिक है आपका जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो पर्यावरण वाला सेक्शन है उसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में तीसरी, याद रखिएगा कौन सी, तो तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी या शॉर्ट में कहें तो थर्ड री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन या इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा था, तो यह जो शिखर सम्मेलन है वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया तथा इस री इन्वेस्ट 2020 का जो विषय या थीम था वो क्या था, संवहनी ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार, या इंग्लिश में कहें तो इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो यदि हम इसकी बात करें तो भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथा स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारत चौथे नंबर पे है और दुनिया के सबसे तेज नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन वाले देशों में तीव्र गति से यह आगे बढ़ रहा है तथा भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वो वर्तमान में बढ़ करके 136 गीगावाट हो गई है, जो कि हमारी कुल ऊर्जा क्षमता का 36% है। इसके अलावा 2017 के बाद से भारत की वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वो कोयला आधारित जो ताप विद्युत उत्पादन है क्षमता है उसके समान दर से ही, जिस दर से वो बढ़ रही है उसके समान दर से यह बढ़ रही है। इसके अलावा बीते 6 वर्षों में देखें तो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। आगे बात कर लेते हैं, इस जो है स्कॉटलैंड यह मुफ्त सैनिटरी पैड व टैम्पोन प्रदान करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। तो याद रखिएगा पूछा जाए कि हाल ही में कौन सा देश मुफ्त सैनिटरी पैड व टैम्पोन प्रदान करने वाला पहला देश बना है, तो स्कॉटलैंड। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो स्कॉटलैंड जो है ये मासिक धर्म गरीबी जिसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियड पॉवर्टी के खिलाफ एक कदम उठाने वाला विश्व का पहला राष्ट्र बन गया है। अब प्रश्न उठता है कि ये पीरियड पॉवर्टी होता क्या है, तो पीरियड पॉवर्टी का मतलब होता है उस स्थिति से जिसके तहत महिलाएं मासिक धर्म के दौरान होने वाले रक्तस्राव को प्रबंधित करने के लिए सैनिटरी पैड या टैम्पोन जैसे उत्पादों का प्रयोग करने में असमर्थ होती हैं या समर्थ या सक्षम नहीं होती हैं। इसके अलावा यह जो कार्य किया गया है स्कॉटलैंड के द्वारा, यह वहाँ पर एक बिल लाया गया है उसके माध्यम से इसको किया गया है जिसका नाम है पीरियड प्रोडक्शन फ्री प्रोविजन स्कॉटलैंड बिल। इसके पारित होने के पश्चात टैम्पोन और सैनिटरी पैड्स जो हैं ये वहाँ के सामुदायिक केंद्रों, युवा क्लबों और फार्मेसियों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग मानचित्र में स्कॉटलैंड की पोजीशन को देख लें, तो ये आपका स्कॉटलैंड जो है यूरोपियन कंट्री है, ठीक है।
यहाँ पे आप देखेंगे इधर नॉर्थ सी है और इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। कुल मिला के ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे स्कॉटलैंड है, ये इधर आपका ये इंग्लैंड दिख रहा है, और यहाँ नीचे जाएंगे ये वेल्स है, और इधर ये आयरलैंड है, और ये यहाँ पे नॉर्थ आयरलैंड है। तो एक वर्ड इस्तेमाल होता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो जब यूके कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें आपका जो है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड, ये आयरलैंड नहीं आता, केवल नॉर्थ आयरलैंड, ये सब मिला करके यूके कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम में क्या डिफरेंस है। यूनाइटेड किंगडम जब कहते हैं तो इसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ और आयरलैंड आ जाता है। आगे चलते हैं। अगला है एसडीजी निवेशक मानचित्र। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्वेस्टर्स मैप के बारे में। तो यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो मैप है या जो मानचित्र है, इसमें 6 महत्वपूर्ण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सक्षम क्षेत्रों में, मतलब ऐसे 6 क्षेत्रों को फोकस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऐसे 6 गोलों को फोकस किया गया है जिसमें भारत जो है अच्छा कर सकता है, परंतु वर्तमान में जो है अभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तो ऐसे 6 महत्वपूर्ण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सक्षम क्षेत्रों में 18 निवेश अवसर क्षेत्र या इंग्लिश में कहें तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरियाज चिन्हित किए गए हैं इस मानचित्र में, जो कि भारत को सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल हैं, जिसमें सभी देशों को अपने लक्ष्य को 2030 तक पूरा करना है, उसको पूरा करने में ये जो आपका इन्वेस्टर मैप है, ये भारत की सहायता करेगा। कैसे करेगा? तो ये जो एसडीजी इन्वेस्टर मैप है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं और निजी क्षेत्र के हितों के मध्य ओवरलैप करने वाले, मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकताएं और निजी क्षेत्र की प्राथमिकताएं सेम है, कॉमन है, तथा ऐसे रिक्त स्थान मतलब कि जहाँ पे दोनों के हित जो हैं अलग अलग हैं, उनको चिन्हित करेगा। और इसके बाद जहाँ पे हित अलग अलग हैं और जहाँ पे हित कॉमन है, तो ऐसे तरीकों का निर्माण करेगा या ऐसे तरीकों को खोजेगा ये एसडीजी इन्वेस्टर मैप, जिससे कि निजी क्षेत्र के निवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग को एकजुट किया जा सके, जिससे कि ये जो 6 फोकस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाले एरियाज हैं, इसमें भारत जो है बेहतर प्रदर्शन कर सके। आगे हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के बारे में, तो साउथ एशिया यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो ये इसमें देखें तो यह जो विश्वविद्यालय है, इसे वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? भारत में। तो वर्ष 2010 में स्थापित भारत में स्थित यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। और यह भारत में है कहाँ पे? तो भारत में यह नई दिल्ली में स्थित है। और इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे शॉर्ट में हम लोग सार्क के नाम से भी जानते हैं, इसके 8 सदस्य देशों के द्वारा इसे प्रायोजित किया जाता है। तथा यह जो SAU है, साउथ एशिया यूनिवर्सिटीज, इसके द्वारा जो डिग्री प्रदान की जाती है, जो प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, उसकी मान्यता जो है वो राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों या संस्थानों द्वारा दिए गए संबंधित डिग्री और प्रमाण पत्रों के समान ही रखी गई है या मानी जाती है, या उसी के समान दर्जा ये रखते हैं। अब थोड़ा सा यदि सार्क के बारे में देखें, सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना जो होती है कब होती है? 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और इसका मुख्यालय और सचिवालय कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और इसमें कुल 8 सदस्य हैं। तो भारत के जो 8 पड़ोसी हैं, भारत सहित जो 8 पड़ोसी हैं, वो इसके सदस्य हैं। थोड़ा सा नाम देख लें तो भारत के पड़ोस में आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और स्वयं भारत है। तो 6 ये हो गए। अब आप नीचे जाइए, नीचे में आपका श्रीलंका है और मालदीव। तो ये कुल 8 देश इसमें हैं। याद रखिएगा, जो म्यांमार है वो बिम्स्टेक का सदस्य है, परंतु सार्क का सदस्य नहीं है। आगे चलते हैं। सरकार द्वारा अभी हाल ही में 43
अन्य ऐप्स पर मोबाइल ऐप से प्रतिबंध लगाया गया। जो पहले मोबाइल ऐप से प्रतिबंध लगाया गया था उसके अलावा भी हाल ही में 43 अन्य मोबाइल ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो लगाया क्यों है? तो सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरे का हवाला देते हुए कुछ प्रमुख चीनी ऐप्स जैसे कि अली सप्लायर्स, अली एक्सप्रेस, अलोपे, कैशियर कैम कार्ड, डिंग टॉक सहित 43 और मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया। इसके पहले भी चाइना के कई सारे ऐप्स को भारत सरकार के द्वारा ब्लॉक किया गया था। अब इसको ब्लॉक किसी नियम के तहत किया गया होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इन 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को रोकने के लिए आदेश जारी किया है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि यह जो आईटी अधिनियम की धारा 69A है यह कहती क्या है, या यह सरकार को कौन सा अधिकार देती है जिसके माध्यम से यह इस प्रकार से मोबाइल ऐप्स को बैन कर सकती है। तो केंद्र सरकार को यह जो आईटी अधिनियम की धारा 69A है यह केंद्र सरकार को यह आदेश देने का अधिकार देती है, या इस प्रकार का अधिकार देती है कि देश की रक्षा, उसकी संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में लोक व्यवस्था या अपराध करने हेतु उकसाने से रोकने के लिए कुछ वेबसाइटों और कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया जाए। कुल मिलाकर के जिससे कुछ ऐसे वेबसाइट या जो मोबाइल ऐप्स हैं या कंप्यूटर संसाधन हैं जिनसे देश की अखंडता, संप्रभुता या कुल मिला कहें कि देश को किसी भी प्रकार से खतरा उत्पन्न हो सकता है, उनको बैन किया जा सकता है या उनके तक पहुंच को अवरुद्ध किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला है पोषण अभियान के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा पोषण अभियान पर एक समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है। अब इन्होंने जो रिपोर्ट दी है इसमें कुछ इन्होंने सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनके अनुसार केंद्र द्वारा वर्ष 2022 तक, चूँकि जो पोषण अभियान है इसका जो टारगेट है 2022 तक है, तो केंद्र द्वारा वर्ष 2022 तक नाटेपन, दुर्बलता और रक्त अल्पता जिसे एनीमिया के नाम से जानते हैं, तो एनीमिया को कम करने हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जो दूसरा सुझाव दिया गया यह है कि एक पोषण प्लस रणनीति के लिए ये जो अभियान, पोषण अभियान है, इसमें 4 प्रमुख स्तंभों को सशक्त बनाने के साथ ही NHM नेशनल हेल्थ मिशन और ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वितरण तंत्र संबंधी जो चुनौतियां हैं उनको दूर करने के अलावा जो अन्य सामाजिक निर्धारक हैं उन पर भी नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार जो सप्लीमेंट्री फूड है ये प्रदान किए जाने पर भी जोर दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे भारत में नाटेपन के जो कुल मामले हैं उसमें 60% से अधिक की कमी की जा सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोषण अभियान के बारे में। तो इस कार्यक्रम को शुरू क्यों किया गया, तो सबसे पहले उद्देश्य की यदि बात करें तो इस कार्यक्रम को बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में जो पोषण आउटकम्स हैं उसमें सुधार करने हेतु इसको शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को वर्ष 2022 तक पूरा किए जाने वाले कुछ विशिष्ट लक्ष्यों सहित वर्ष 2018 में आरंभ किया गया। मतलब इसको 2018 में आरंभ किया गया, इसके कुछ टारगेट फिक्स किए गए जिसे 2022 तक में कंप्लीट करना है। अब इसके जो उद्देश्य हैं या कुछ जो टारगेट हैं उसको भी देख लें। तो इसका जो टारगेट है कि बच्चों में नाटेपन और दुर्बलता में प्रतिवर्ष 2% की कमी करना, इस प्रकार से 2022 तक का टारगेट पूरा करना है। तो 2022 तक कुल 6% की कमी करना है। इसके अलावा बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में प्रतिवर्ष 3% एनीमिया को कम करना है। रक्त अल्पता, रक्त की कमी को कम करना है। कितना? 3%। इस प्रकार से 2022 तक टारगेट पूरा करना, 2022 तक कुल 9% इसमें एनीमिया के केसेस में कमी करना है। तथा इस मिशन का जो टारगेट है वो वर्ष 2022 तक 0 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों में नाटेपन को 38.4% से घटा करके 25% तक कम करना है। मतलब जो अभी 38.4 है इसे 25% तक पहुंचाना है। अगला है फास्फिन गैस के बारे में। तो सबसे पहले फास्फिन गैस को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। तो फास्फिन गैस
जो है एक रंगहीन, ज्वलनशील एवं विषैली गैस है। तो इसकी क्वालिटी याद रखिएगा, यह रंगहीन होती है, ज्वलनशील होती है और विषैली होती है, तथा जो कि कार्बनिक पदार्थों के टूटने से भी यह गैस थोड़ी मात्रा में पैदा होती है। इसके अलावा इस गैस को माइक्रोबैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उत्सर्जित करते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं वो फास्फिन गैस को उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार से यदि कहीं पर यह पता लगाना है कि वहाँ पे जीवन है या नहीं, या माइक्रोबैक्टीरिया हैं, तो यदि वहाँ पे फास्फिन गैस मिलती है मतलब कि वहाँ पे जीवन है। तथा पृथ्वी पर यह जो है यह गैस जीवित जीवों से जुड़ी हुई है। इसे केवल जीवित जीवों, मानव या सूक्ष्म जीव द्वारा निर्मित किया जा सकता है, किसी निर्जीव जीव की तरह इसे निर्मित नहीं किया जा सकता है। और इसे फास्फिन गैस को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग भी किया गया था। अब प्रश्न उठता है चर्चा का कारण क्या है, या चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में शुक्र ग्रह, जिसे इंग्लिश में वीनस प्लैनेट कहते हैं, इस पर इस गैस की उपस्थिति देखी गई है, जिससे शुक्र ग्रह पर जीवन पाए जाने के संकेत मिलते हैं। इसी वजह से चर्चा में था। तो याद रखिए शुक्र ग्रह को वीनस कहते हैं इंग्लिश में, और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और इसे ये कहीं पूछा जाए सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। या कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं या वीनस को कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं शून्यकाल के बारे में, जिसे इंग्लिश में जीरो आवर कहते हैं। तो यह जब भी संसद में बैठक होती है, मतलब जब संसद बैठती है, संसद चल रही होती है, तो उस समय पेपरों में शून्य या जीरो आवर काफ़ी बार ये इस्तेमाल होता रहता है। तो शून्यकाल है क्या? तो शून्यकाल जो है एक भारतीय संसद द्वारा विकसित की गई एक नई पद्धति है। तथा यहाँ ध्यान रखिएगा, यह जो शून्यकाल है, यह जो संसदीय नियम पुस्तिका है उसमें इसका उल्लेख नहीं है, न संविधान में इसका उल्लेख है, न ही जो संसद की जो नियम पुस्तिका है उसमें इसका उल्लेख है। इसके तहत किया क्या जाता है, इसके तहत सांसद जो होते हैं, जो एमपी हैं, वो बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। और यह होता कब है? तो यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, और दिन का एजेंडा, मतलब जो सदन का जो नियमित कार्यक्रम है, जो सदन का जो बिजनेस है, वो शुरू होने तक यह चलता है। आगे चलते हैं एक ग्लेशियर के बारे में। इसका नाम काफ़ी लंबा चौड़ा है और काफ़ी कठिन भी है, तो इसको टुकड़ों में उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। तो इस ग्लेशियर का जो नाम है न्यू हल्फ फर्स्ट शफ जार्डन, इसको आप देख लीजिएगा। यह जो ग्लेशियर है यह है कहाँ पे? तो यह पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड में स्थित है, और यह आर्कटिक का सबसे बड़ा, आर्कटिक मतलब नॉर्थ पोल की तरफ, आर्कटिक का सबसे बड़ा हिमखंड या आइस शेल्फ है। प्रश्न उठता है यह चर्चा में क्यों आया? तो ग्रीनलैंड में स्थित हिमखंड का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उत्तरी पूर्वी आर्कटिक में टूट गया, तथा वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन का ही साक्ष्य है। इसी वजह से इस हिमखंड का या इस ग्लेशियर का नाम चर्चा में आया था। तो याद रखिएगा यह ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो ग्रीनलैंड में स्थित है और आर्कटिक में। यहाँ पे आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये आपका पूरा वो ग्लेशियर था, जिसका यहाँ पर ये हिस्सा जो है ये इस प्रकार से टूट के अलग हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।